जय हिंद। स्वागत है आपका मिसफायर के इस नए एपिसोड में। तो आइए आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड को चला कौन रहा है। क्या सरकार उत्तराखंड को चला रही है या हाई कोर्ट? जी हाँ, यह सवाल आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मेरी इस लिस्ट जिसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा उसके बाद शायद आप भी इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात करें उत्तरकाशी के पुरोला की, तो वहां हमारा एक भाई जो नौकरी के लिए अपने घर से दूर था, अपना करियर बनाने के लिए अपने घर से दूर था, वह अपने घर वापस आने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में काफी समय से प्रदेश में वह अटका हुआ था, तो जब उसने वापस आने की कोशिश करी तो कुछ गाड़ियां पकड़ के वो रुड़की तक पहुंच पाया और फिर उसके बाद उसने पैदल यात्रा शुरू करी रुड़की से विकासनगर तक। विकासनगर से कुछ व्यवस्था होने की वजह से वो उत्तरकाशी पहुंच सका, लेकिन इतने बड़े डिस्टेंस को पैदल कवर करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। स्वास्थ्य सुविधाओं का उत्तराखंड में यह हाल है कि डॉक्टर्स को ला पाना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर्स ने भी दूर से राहुल का परीक्षण किया और उसे कुछ दवाएं दी। उन दवाओं से राहुल की हालत और ज्यादा खराब हुई और फिर खेल शुरू हुआ उत्तराखंड में हॉस्पिटलों के रेफरिंग सिस्टम का। जी हां, उत्तराखंड में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वहां के दूर दराज गांवों के हॉस्पिटल केवल रेफरिंग सेंटर्स का काम कर रहे हैं। यही कुछ हुआ राहुल के केस में भी। राहुल को पुरुलो से उत्तरकाशी ले जाया गया और वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया देहरादून, लेकिन देहरादून तक लाते लाते बहुत देर हो चुकी थी। राहुल को हम बचा नहीं पाए। यह केवल एक केस नहीं है, ऐसा ही एक केस बेताल घाट में भी हुआ। बेताल घाट में क्वारंटीन सेंटर में एक 6 साल की बिटिया को सांप काट गया, जिसकी वजह से उसे अपने परिवार और हमसे बहुत दूर जाना पड़ा। इसके बाद भी उत्तराखंड सरकार कुछ चेताई नहीं और लोगों को खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा। जी हां, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ उत्तराखंड के लोगों का हाईकोर्ट में जाने का यह पहला अवसर नहीं है। तो बात करते हैं कुछ केसेस की। आपको याद होगा उत्तराखंड में एक बहुत ही बड़ी शादी, 200 करोड़ की शादी औली में रचाई गई। एक्चुअली औली एक हाई अल्टीट्यूड जगह है और इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब बातों को धत्ता बताते हुए गुप्ता ब्रदर्स औली में 200 करोड़ की शादी की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को कानो कान खबर नहीं होती। हालांकि यह होना संभव नहीं है, और जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में यह बात कही गई तो सबसे पहला सवाल हाईकोर्ट का यही था। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 108 सर्विस का। जी हां, 108 सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज हैं। इमरजेंसी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 108 सर्विस में काम करने वाले लड़कों ने जी जान लगाकर मेहनत करी और कई ऐसे काम कर दिखाए जिसकी वजह से 108 के नाम पर कई रिकॉर्ड। इन्हें पुरस्कृत किया गया इनकी नौकरियां छीनकर। जी हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं, एम्बुलेंसेस 108 एम्बुलेंसेस अभी सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार बसेस खरीदती है, सब कुछ खरीदती है, लेकिन इसको ठेके पर दे देती। इतने सालों में क्या उत्तराखंड सरकार इतनी सक्षम नहीं हो पाई कि 108 सर्विसेज को अपने हाथों में ले सके? क्योंकि ये प्लेन्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर प्लेन्स की पॉलिसीज पहाड़ की पॉलिसीज में फर्क होना चाहिए। जो पॉलिसीज आप प्लेन्स में लाते हैं उसको आप कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट पहाड़ में नहीं कर सकते, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। और जब इन लड़कों को नौकरी से निकाला गया तो उसका मुख्य कारण था इनकी सैलरीज। ये लोग इतने सालों से काम करते हुए भी 18-19 हजार की सैलरी मैक्सिमम पर पहुंचे थे। कुछ लड़कों की सैलरी 14-15 हजार थी, लेकिन इनसे कहा गया यदि आप 7-8 हजार और 9 हजार पर सैलरी पे काम करना चाहते हैं तो हम आपको रखेंगे, अन्यथा आपको हटना पड़ेगा। उत्तराखंड के देहरादून राजधानी, जो एक अस्थायी राजधानी है, टेम्पररी राजधानी है। खैर, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड पर एक आंदोलन करते हुए इन लड़कों ने अपनी बात रखी। दिन रात ये लोग उस ग्राउंड पर पड़े रहे, सरकार से विनती करते रहे कि अगर पुरस्कार नहीं तो कम से कम इनके जीवन यापन के लिए इनकी नौकरी तो बरकरार रखी जाए, लेकिन वो सारी बातें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। लेकिन
जब ये लोग बात कर रहे थे अपनी नौकरियों की, उसी दौरान हम लोगों ने आगे जब इसे रिसर्च किया तो पाया कि 108 इमरजेंसी सर्विस इमरजेंसी के नाम पर कुछ नहीं कर रहा है। जो इमरजेंसी आपको होती है, यदि मान लीजिए आपके खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, या किसी को एकदम से कोई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या चेस्ट पेन शुरू हो, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, तो इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंसेज में होनी चाहिए, और वो लोग जो उस एम्बुलेंस को चला रहे हैं उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो ठेकेदार जिस इस सर्विस को चला रहे हैं, उनका कहना है कि एम्बुलेंस का काम केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है। तो उत्तराखंड के लोग ये जान लें कि उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं किन लोगों के हाथों में है। बहरहाल ये बात अभी भी हाई कोर्ट पर चल रही है। हाई कोर्ट ने कई डायरेक्शन, हाई कोर्ट ने कई जवाब उत्तराखंड सरकार से मांगे हैं, और ये लड़ाई अभी भी आगे जारी है। एक और केस उत्तराखंड हाई कोर्ट में ले जाया गया। उत्तराखंड में जैसे कि एक रिवाज बन चुका है, अपने लिए पढ़ाई का अधिकार मांगने के लिए हमेशा कोई ना कोई आंदोलन होता है। पहले ये आंदोलन गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनाने का आंदोलन रहा, जिसमें कई सारे लोग जेल गए, कई सारे लोगों ने अपने हाथ पैर तुड़वाए, पुलिस का आतताई रवैया सहा, और अब एनआईटी के लिए लड़ाई हो रही। जी हाँ, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। किन्हीं कारणोंवश उत्तराखंड सरकार को अब ये लगने लगा है कि एनआईटी जहां पर बनाया जा रहा है वो जगह एनआईटी के लिए ठीक नहीं है। कम से कम उनके दिए गए जवाबों से तो यही लगता है। एनआईटी की लड़ाई भी हाई कोर्ट में ही लड़ी जा रही है। केवल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हर स्टेट कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे कि जो पब्लिक स्कूल की मनमानियां हैं, फीस को बढ़ा देने की या फीस वसूलने की, इस दौर में भी जिस समय लोगों की सैलरीज नहीं आ रही हैं, जिस समय लोगों के काम छिन चुके हैं, उस दौर में उत्तराखंड सरकार ने पब्लिक स्कूल्स को फीस बढ़ाने की पूरी छूट दे दी थी। तो फिर हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बाद लोगों को इसमें थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन पूरी राहत मिली भी तो कैसे? उत्तराखंड सरकार ने अभी उस डायरेक्शन के बाद भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया। अब मॉनिटरिंग सिस्टम की बात उठी है तो हम बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार किस्से की। 2006 में उत्तराखंड में एक कानून पारित हुआ। इस कानून के हिसाब से उत्तराखंड में कहीं पर भी थूक देना या कूड़ा फेंक देना जुर्म है। लेकिन 2006 से लेकर अब तक 2020 तक, आज तक इसके तहत कोई चालान ना तो हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उसका कोई भी ब्यौरा सरकार अभी हाईकोर्ट तक नहीं दे पाई। जी हाँ, ये केस भी हाईकोर्ट के पास गया है। ये केवल इसलिए क्योंकि कोविड-19 के दौर में कुछ लोगों ने सोचा कि अगर लोग इसी तरीके से थूकते रहे सड़कों में या कूड़ा फेंकते रहे तो ये हेल्थ के लिए एक हैजर्ड साबित होगा। और जब आगे रिसर्च की गई तो पता चला कि एक कानून ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देहरादून के बिल्कुल कोर में जाएं, जहां आपको एक तरफ दून हॉस्पिटल मिलेगा और दूसरी तरफ आपको मेयर का ऑफिस मिलेगा, वहां पर भी आपको दीवारें रंगी हुई मिलेंगी लाल रंग से। थूकना केवल सड़कों पर नहीं, दीवारों पर भी जारी है। कई जगह पर आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी रजनीगंधा और राज दरबार की। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं ये सोचता हूं, और शायद अब आप भी ये सोचते होंगे कि उत्तराखंड को एक्चुअली कौन चला रहा है? क्या ये सरकार है जो उत्तराखंड को चला रही है, या हाईकोर्ट है जो उत्तराखंड को चला रहा है? क्या लोगों का विश्वास उत्तराखंड सरकार की तरफ है भी, या वे जब बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? उनके साथ होने वाले कितने सारे अत्याचारों को तो वे ऐसे ही रास्ते पर छोड़ देते हैं। एक ऐसी ही बात मैं आपके सामने फिर से आपके सामने ले आता हूं। देखिए, बात से बात निकलती है और मुझे भी छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तो हुआ कुछ यूं कि उत्तराखंड के कुछ लड़के और कुछ बुजुर्ग जो दिल्ली में अटके थे या पुणे में अटके थे, ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए इन्होंने ट्रेन से सफर करना, भरी हुई बसों से सफर करना उचित नहीं समझा। इनके परिवारों ने उचित नहीं समझा, तो गांव के इन परिवारों ने उधार निकालकर इनके प्लेन की टिकट्स करवाई। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इन बच्चों को उठाकर, इन बुजुर्गों को उठाकर क्वारंटीन करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड ऋषिकेश में डाल दिया गया, और 1500 रुपए पर डे का चार्ज इनके ऊपर लगा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये वो लड़के हैं जो 3 महीने से जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। इनमें से कुछ लड़कों की सैलरीज उतनी नहीं है जितना इनका बिल बनेगा 7 दिन के बाद। तो ये एक तरह की हफ्ता वसूली का सिस्टम बन चुका है।
बल्कि इन लोगों से जब बात हुई, इन लड़कों से जब बात हुई, तो इनका कहना था हमें क्वारंटीन होने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें क्वारंटीन कम से कम उस जगह तो किया जाए जिसका पैसा हम दे पाए। तो अब होगा क्या, 7 दिन के बाद जब ये लोग वहां से बिल देने की कगार पर आएंगे, तो या तो इनके घर वालों को वापस उधार मांगने पड़ेंगे अपने लोगों से, या इन्हें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सोचें कि जब हम कार्यप्रणाली, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, अपने जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जब हम दूर हो जाते हैं, जब हम उनसे सवाल जवाब करना बंद कर देते हैं, या ये ताकत खो देते हैं कि हम में से कोई भी उठ के उनसे सवाल या जवाब कर सके, हम जब पुलिस प्रशासन से सवाल जवाब करने की ताकत खो देते हैं, और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल जवाब करने की ताकत खो देते हैं, तब ये दूरियां आपके लिए तानाशाही भी बन सकती हैं। ये दूरियां आपके लिए इनएफिशिएंट सिस्टम को प्रकट कर देता है। जी हां, मैं इनएफिशिएंट सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ तो लोगों की बात इस तरह से नहीं सुनी जा रही है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में लगातार खनन माफिया अपना काम करता जा रहा है। नदियों का खनन चालू है, जंगल से लकड़ी माफिया अपना काम लगातार चालू कर चुका है, और इसको के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर अटैक भी लगातार हो रहे हैं। अभी ही कुछ दिन पहले कोटद्वार में खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक पत्रकार, जिनका नाम राजीव गौड़, कर्म भूमि टीवी वे चलाते हैं, और वहीं एक सोशल सर्विस करने वाले मुजीब नैथानी, इनके ऊपर आक्रमण हुआ। कहने के लिए तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा ये आक्रमण किया गया था, लेकिन इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये तो वहां के लोकल लोग और वे लोग जो खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वे बखूबी जानते हैं। चलिए, ये तो बात रही कुछ नेगेटिव चीजों की, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पॉजिटिव बातें भी बताएं। मिसफायर के एपिसोड को खत्म होते हुए हम आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान डालते हैं, तो बात करते हैं दिल्ली की पुलिस की। मैं दाद देता हूं, कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, कुछ लोग जो आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, आईजीआई एयरपोर्ट में आए थे, उनका दिल्ली पुलिस के प्रति जो उनकी सोच थी वो बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है। उनका कहना था कि जब वे दिल्ली एयरपोर्ट में आए तो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटीज थी और जो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने तो बहुत ही बढ़िया काम किया ही। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग से बाहर नहीं जाए, और उनके इमिग्रेशन फटाफट हुए। लेकिन उसके बाद जब वे एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट से बाहर आए, तो क्योंकि वहां पर मदद करने वाले लोग नहीं थे जो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं, टैक्सीज नहीं है, टैक्सी जिनके पास बहुत ज़्यादा सामान है, क्योंकि कई महीनों से ये लोग भी विदेशों में अटके हुए हैं, तो जब ये वापस आए तो इनकी मदद दिल्ली पुलिस ने करी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने इन लोगों का सामान तक ढोकर गाड़ियों में रखा है। और तो और, जब दिल्ली एयरपोर्ट से ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है दिल्ली सरकार के पास। जब व्यवस्थाओं की वजह से लोगों को परेशानी होने लगी, क्योंकि एक बस में करीब 20 लोगों को ले जाया जाता है, उनका सामान ले जाया जा रहा था, और शायद कुछ लोगों को जो देर सवेर ज़्यादा या कम हो रहे थे, क्योंकि जब तक आपकी बस पूरे 20 लोगों से नहीं भरेगी, और 20 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और कुछ लोग जो 20 के बाद रह गए, मान लीजिए एक ही एरिया में जाने वाले 3 या 4 लोग रह गए, तो उनको भी वेट करना पड़ेगा। तो पुलिस ने यहाँ तक भी बोला है कि वे अपनी गाड़ियों में इनको छोड़ देंगे, लेकिन उससे सरासर मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि ये उस पॉलिसी में नहीं है जिस पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि सब लोग अपनी पॉलिसीज के तहत काम कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये कौन सी पॉलिसी है कि दिल्ली सरकार की, जो कि बड़े बड़े प्लाकार्ड्स, बड़े बड़े पोस्टर्स में कोरोना की प्रति अपनी चिंता जताते हैं, वे एक कमरा बनाए हुए हैं एयरपोर्ट के पीछे। वहां पर इन सब लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको ठूस दिया गया। ये बात मैं आपको जो फ्लाइट से आने वाले लोग हैं उनके मुंह से बता रहा हूं, और हम आगे शायद किसी प्रोग्राम में उनको इनवाइट भी करेंगे, उनके पूरे विचार जानेंगे, उनके पूरे एक्सपीरियंसेस जानेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। उनका कहना था कि एक कमरे के अंदर सभी को ठूस दिया गया, और जैसे कि एक लोकल बस होती है उसमें बोलते हैं ना, भाई साहब थोड़ा सा आगे चलो यार, देखो थोड़ी सी जगह हो जाएगी, इसी तरीके से सबको
एडजस्ट किया जा रहा था ताकि एक ही कमरे में उनका सारा काम हो जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग उस समय पूरी तार तार हो गई। हालांकि इस कमरे से बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने फिर से वही नाटक चालू कर दिया था कि बस के अंदर 20 लोग ही जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाएंगे। होटल के अंदर आप दरवाजे नहीं खोलेंगे, आप विंडोज़ नहीं खोलेंगे। बाकायदा अंडरटेकिंग ली गई कि आप लोग विंडोज़ नहीं खोलेंगे, अगर खोलेंगे तो हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं या और भी जो भी इनकी अपनी किवायतें होंगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें बीमार एक्चुअली रहा होगा जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, तो उस गर्म ह्यूमिड कमरे में जिसमें आपने सारे ही लोगों को एक साथ ठूस दिया, भाई वो तो वहीं पर संक्रमित हो गया है। तो ये संक्रमित करने के लिए आप ये प्रोसेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। शायद कुछ और लोग इसको समझ पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े प्लाकार्ड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े टीवी चैनल्स में या रेडियोज़ में आपके एडवर्टिजमेंट देने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती सर। आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों को छुपाना नहीं बल्कि इनको ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की एक और मैं बात आपके सामने लाना चाहूँगा, जहाँ कोरोना की के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली को एकदम से खोल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक नया अभियान चालू किया है और इस अभियान की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पटेल नगर में एक अभियान शुरू हुआ। वैसे तो कई सारे ट्रैफिक सर्कल्स में अभियान शुरू करने की बात हो रही थी, लेकिन पटेल नगर में एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें सब लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं और एक तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वे अपनी ही लेन में ड्राइविंग करें। बहुत समय से इसका इंतज़ार था एंड कुडोज टू दिल्ली पुलिस। और हम ये कामना करते हैं कि आपका ये जो प्रयास है वो सक्सेस हो। और बाकी दर्शकों से भी हमारी ये विनती है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है, आप भी इसको फॉलो करें। वन लेन ड्राइविंग करें। वन लेन ड्राइविंग से एक तो ट्रैफिक की जो समस्या है, जो कि एक आर्टिफिशियल समस्या होती है ट्रैफिक की, वो रिजॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादातर दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या इसी वजह से है। वन लेन ड्राइविंग में अगर दिल्ली पुलिस सक्सेसफुल हो जाती है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका होगा। ये केवल दिल्ली पुलिस का नहीं, लेकिन दिल्ली के नागरिकों का भी होगा। सो वेल डन दिल्ली पुलिस। इसी के साथ मिसफायर का इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए इतनी नेगेटिव चीज़ें नहीं लाऊंगा, लेकिन हाँ, आपके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ें ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन अगर फिर कहीं ज़रूरत पड़ी और फिर से कुछ ऐसी बातें जो छुपाई जा रही हैं वो हमें पता चली, तो उसकी उधेड़ बुन में आप और हम ज़रूर लगेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।